डॉक्टर साहब, पीका कानून की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में साफियों का आज एहतजाज भी जारी है। वो देखें अब क्या होता है। अदालत में तो शायद चैलेंज पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या उसकी शिकें हैं। लाहौर हाई कोर्ट में शायद चैलेंज हुआ है, लेकिन ये कि पूरा एक होता ना बेचैनी सी मुल्क थैम जैसा होता ना, वो ठहर सा गया है सारा फैसला कि आगे क्या, अबाउट नेक्स्ट हो, अनसर्टिनिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल। और पॉलिटिकल टर्मोइल जब तक है तो आपका उसके साथ साथ इकॉनमी और ये सारे मामला तो अपनी जगह पे खड़े हैं। और सिक्योरिटी का मामला, शहादतें भी हो रही हैं और मारा भी जा रहा है दहशतगर्दों को, तो वो भी एक इशू है सारा। फॉरेन पॉलिसी ये आने वाले, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ये ट्वीट्स हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कल का भी और आज का भी कि वो इसको किसी और अंदाज में देख रहे हैं, और उसी अंदाज में देख रहे हैं जितना दुनिया भर के एविएशन के लोग, उनके भी और बाहर भी, वो इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ है दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योर एयर स्पेस के ऊपर। दूसरा ये है कि जो उन्होंने साथ ही आयरन डोम की बात भी की, और वो सारे अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी कर रहे हैं, और उसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे, हर 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 मुल्क पे मुरतब हो रहे हैं। उसके असरात के जवाबन वो रिएक्शन भी आ रहा है, वो मुल्क भी अपने कदम उठा रहे हैं। और सारा प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने एक बात जो है वो और की। और अच्छा, इसी दौरान मैं अमीर कतर की बात, अमीर कतर जो है वो पहले सरबराह हैं किसी मुल्क के जिन्होंने बाकायदा दौरा किया है दमिश्क का। वो दमिश्क गए हैं। अब देखें, मैंने आपसे कहा शुरू में ये तासुर था कि शायद दमिश्क, कतर के दमिश्क, ये जो भी हो रहा है दमिश्क में, जो वहाँ पे अहमद शारा आए हैं। अच्छा, अहमद शारा के हवाले से जो है, इनके हवाले से वो जो तुलसी गैबद है उनको अच्छा खासा वहाँ पर सवालात का जवाब देना पड़ा। लेकिन वो जो बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये कह रहे थे कि अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनकी बड़ी हियरिंग, बड़ी कई सेनेटर्स ने सवाल उठाया, वो भाई ये जो गवर्नमेंट आई है इसको क्या अमेरिकन नहीं मानते? ये जो अहमद शाह आए इसको मानते हैं अमेरिकन? अमेरिकन को मानते हैं तभी तो ये सारा हो रहा। बल्कि अमेरिकन तो यहाँ तक ट्रंप जो है वो बुलाने वाले हैं। वो जो सीरिया में उनकी बेस थी, उस बेस में से फौजियों को निकालने का सोच रहे हैं। एक खपड़ी हुई है कि भाई ये फौजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से तो हमारे दोस्त तुर्की परेशान है और बेकार में वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो विड्रॉ करने का सोच रहे हैं सीरिया से। लेकिन उसी सवाल के ऊपर जो है वो उन्होंने तो उसी गवर्नमेंट को सामना करना पड़ा। वो कह रही थी कि भाई ये जो है असद को गिराने के लिए हमने जो है वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट किया। वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस तो गई, अब वो तो हुक्मरान है वहाँ पे, ठीक है, और उनको दुनिया मान रही है। बहरहाल अमीर कतर ने वहाँ पे वो दौरा किया और वहाँ पर उनसे मुलाकात की। दमिश्क जो है वहाँ पर दिसंबर में ही खुल गया था कतर का सफारत खाना। अहमद शारा जो है वो हवाई अड्डे पे उन्होंने इस्तकबाल किया, बाकायदा कमर्शियल फ़्लाइट शुरू हो गई। अब आप देखें कि जो सीरिया है, देखिए हर मुल्क जो है ना वो उसकी कुछ पॉलिसीज़ तो डिफरेंट हैं, कुछ जगहों पे वो यकजा हो जाता है। मिसाल के तौर पे सीरिया पे टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट का थोड़ा सा इशू है, वो मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन ये है कि आप ये देखें कि ये सारे मुल्क जो हैं ये सारे आ गए, और साथ ही अमेरिकन को वहाँ से निकलने का कह रहे हैं। और नेतन्याहू इतना परेशान है, नेतन्याहू इतना पर वो उतारा कि वो उनके खिलाफ आ गए। कभी आपने सुना यहाँ आके अब कौन बैठे? टर्की और कतर और सऊदी अरेबिया सारे इधर बैठ गए आके। पहले तो बशारुल असद था ना, किसी खाते में ही नहीं, उधर से उधर मिसाइल जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, पता नहीं जंग में, उसको तो कोई रोल नहीं। इस पूरी, मुझे बताएं ना, इस पूरी जो गजा के मामले पे क्या बशारुल असद नजर आया इस पूरे अरसे में? कि बशारुल असद का कोई नाम नजर आया? ऐसे ही बस एक तो वो जो है वो वहाँ पर जो है वो अब अमेरिका ने दौरा किया, टर्की, सऊदी अरेबिया, सारे मुल्क, यूरोप, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रांस की डेलीगेशन आ चुका है, यूरोप के आ चुके हैं लोग, अमेरिकन मिलते सारे। और उसके बाद ये जो बात की है ना प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, इशारा आ रहा है कि हम ये सीरिया से विड्रॉ कर लेंगे। वो जो PKK वाला फैक्टर उनकी जान निकली हुई है। फिर उन्होंने तो बस वो तो पैसा खा रहे थे बड़े अरसे से बैठ के, उनको पता नहीं कब से ये पैसा मिल रहा था अमेरिकन का, तो उनका पैसा भी बंद हो गया। तो अब उनको पैसा तो पता चला कुट मारेंगे सारे। टर्की तो खासतौर पर, टर्की ने लेकिन ऑलिव ब्रांच दी हुई है उनको कि आप चाहें तो पार्लिमानी उसमें आ जाएं, बाकी सारे रीजन के मुल्क। अच्छा, जिस वक्त कतर गए हैं जी, कतर के अमीर दमिश्क पहुंचे हैं, तो उस वक्त कतर में कतर के जो वजीर खारिज, कतर का रोल अब देखें, डिप्लोमेसी हर मुल्क का अपना रोल, सऊदी अरेबिया का रोल, UAE का, टर्की, अब देखें कैसे मुल्क इस वक्त सारे। तो उस वक्त कतर में ईरान के वजीर खारजा, कतर के वजीर खारजा और वजीर आजम से उनकी मुलाकात हो रही थी। यानी ईरान ने अपना मैसेज कन्वे किया कि भाई हम इस वक्त कतर के साथ हैं। और साथ ही उन्होंने वजीर खारजा जो हैं
ईरान के, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम जो है बिल्कुल सीरिया की जो हुकूमत है अगर लोग उन्हें पसंद करते हैं तो हम भी उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा कतर में, लेकिन कतर में ईरान के वज़ीर ख़ारजा की एक और डेलीगेशन से मुलाकात हुई। ये वो डेलीगेशन है जो तुर्की से आया है, और तुर्की से आए हैं वो मोहम्मद दरवेश जो कि हमास की शूरा के हेड हैं। वो कल उनके जो हैं वो रजब तय्यब उर्दुगन, प्रेसिडेंट रजब तय्यब उर्दुगन से उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद वो आ गए यहाँ पर और इनकी मुलाकात हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से। हमास की डेलीगेशन की भी मुलाकात हुई और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई कतर के डेलीगेशन। ईरान मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने जाके कतर को मुबारकबाद भी दी, शुक्रिया अदा किया कि आपने जो गज़ा की जंगबंदी में रोल प्ले किया है वो एक तारीखी रोल है। ठीक है, तो अब देखें कि मुल्कों की आपस में सारी। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा जिक्र कर दिया। उन्होंने, मैं अब जो लैंग्वेज है वो तो मेरा ख्याल से वो उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने अगर मैं यहाँ पर कोई वो जनाब ब्रिक्स ममालिक के ऊपर वो कह रहे हैं कि मैं तो इन पर सैंक्शंस लगाऊंगा, और अगर कोई हमारे पास यहाँ पे कोई मीडिया इंडिया से हो तो हम ये NDTV को दिखा देते हैं। 24 गो फाइंड अनदर सकर नेशन। अच्छा, ट्रंप वॉन्स ब्रिक्स अगेंस्ट डॉलर मूव। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया 23 कैन गो फाइंड अनदर सकर नेशन, ट्रंप्स वार्निंग टू ब्रिक्स ऑन रिप्लेसिंग US डॉलर। अब मसला ये है कि ये तो उन्होंने कहा जाओ जाके ढूंढो और ये जो है ये ब्रिक्स, उसके रशिया ने रिस्पॉन्ड किया है कि भाई अभी कोई हमारी करेंसी वगैरह बनाने का कोई प्लान नहीं है। तो उन्होंने कहा डॉलर, ये डी-डॉलराइजेशन की तरफ तो नहीं जा रहे। तो रशिया ने कहा कि नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। लेकिन रशिया की तरफ से एक और बात यहाँ पे, जो ब्लूमबर्ग के पिछले 1-2 दिन से जो इंडिया भी और रशिया भी ये सारे देख रहे हैं कि ब्लूमबर्ग 28 रशिया सेट टू टेस्ट न्यू दिल्लीज नर्व्स बाय सेंडिंग सैंक्शनड ऑयल एंड टैंकर्स टू इंडिया। अब यानी रशिया जो है, इंडिया क्या ऑयल लेता है, सैंक्शनड ऑयल एंड टैंकर्स टू इंडिया। अच्छा, ये जो है ये लेकिन उसके साथ ही जो रॉयटर्स है ये रिपोर्ट कर रहा है कि 29 के रशिया ऑयल ट्रेड टू चाइना एंड इंडिया स्टॉल्स एट सैंक्शन ड्राइव शिपिंग कॉस्ट। तो चाइना तो उनका दूसरा मामला है वो तो, लेकिन इंडिया आने के लिए समंदर क्रॉस करते हैं ना, लंबा चौड़ा। तो ये जो है ये क्या रुक गया है, ये आ रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस भी ये कह रहा है 30 में देखूँ कि US सैंक्शंस इम्पैक्ट ऑन रशियन ऑयल ट्रेडिंग शोइंग इंडियन रिफाइनर्स सीक मोर ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट। अच्छा, मिडिल ईस्ट का ऑयल जो है वो इंडिया यहाँ पे लेता है, तो यहाँ हूतीज़ बैठे हैं और फिर ये यहाँ से लेन किस तरह से खुलेगी ऑयल की ये। लेकिन ये कि रशियन ऑयल क्या रोक दिया है या अभी आ रहा है, क्योंकि ये जो इशू है ना, ये अभी देखना है 1-2 दिनों के अंदर कि ये किस तरह से रशिया का जो ऑयल है। एक तो देखिए ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स और इंडियन एक्सप्रेस, और भी बहुत जगहों पे है, लेकिन मैं ये 3 जगहों पे करके जहाँ पे रुकता हूँ। इसकी वजह ये है कि ये ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जा रहे हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक तो वेपन्स लेने हैं, कितने वेपन्स लेंगे, कौन से वेपन्स लेंगे, क्या इसराइल को जो वेपन्स दिए उससे ज़्यादा दे देंगे इंडिया को। तो इसराइल की उसको भुरकस निकाल दी है हूतीज़ ने और हमास ने, और हमास के लोग वहाँ पर आराम से। अच्छा, ये आप अंदाज़ा लगाएं ना कि वहाँ का जो मीडिया है ना वो किस तरह से ये कह रहा है रफ़ा की क्रॉसिंग। यूरोशलम पोस्ट को देखें, रफ़ा क्रॉसिंग टू रीओपन फ्राइडे, आज खुल गई, टेररिस्ट अमंग दोज टू लीव। यानी वो कैसे, यानी हमास को 18th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ यहाँ पे 18th, यानी वो किस तरह से ये हो रहा है भाई, कुछ पता तो चले ये क्या गुजरी क्या है नेतन्याहू पे, इसराइल पे क्या गुजरी है। यानी वो टेररिस्ट सारे निकल के जा रहे हैं हमास के, वापस आएंगे जाएंगे, क्या मामला है कुछ नहीं पता नेतन्याहू को। और नेतन्याहू जो है वो जाहिर है कि उनको ये अब उनकी बहुत बड़ी, लेकिन इंडिया जो है वो क्या ऑयल लेगा नहीं लेगा, और अमेरिका किस तरह हर मुल्क से अलग बात कर रहा है। मैक्सिको, कनाडा, प्यूटिन, ज़ेलेंस्की तो फारिग हो गया ना, उसके बाद क्या रशिया से ऑयल नहीं है, वेपन्स भी हैं। और रशिया के साथ ब्रिक्स एक दूसरा रास्ता है, और चाइना
भी देख रहा है कि अच्छा, चाइना के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आज शाये की है चाइना के हवाले से। ये फाइनेंशियल टाइम्स 35, चाइना कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो मिलिट्री बेस है, एटलीस्ट 10 टाइम्स लार्जर देन पेंटागन, वो चाइना की आर्मी तैयार कर रही है। सेंट्रल ह्यूज वॉर टाइम मिलिट्री कमांड सेंटर इन बीजिंग, बीजिंग से मेन शहर से कुछ दूर आगे, पेंटागन से 10 टाइम्स बड़ी, उसकी सैटेलाइट इमेज वगैरह उन्होंने छापी है। और वही कह रहे हैं कि जी ये जो है ये इतना बड़ा, और ये जो है ये एक कमांड बिल्कुल वो यहाँ पर एक बड़ी, वो उधर आयरन डोम के चक्कर में लगे, उधर डीप सी घुस गया। आज ये फाइनेंशियल टाइम्स ने नया एक इन्वेस्टिगेटिव पूरी इन्होंने बना के कि ये बहुत बड़ी एक बेस जो है तैयार हो रही है। और चाइना जो है ये इन्होंने सैटेलाइट इमेज दिखाई है और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये बहुत ह्यूज, पेंटागन पीछे रह गया, बहुत बड़ी बेस चाइना जो है वो बनाने जा रहा है। ये कर्टसी मैं दिखा रहा हूँ ये फाइनेंशियल टाइम्स। तो एक तरफ तो वो है टेक्नोलॉजी का खेल है, एक तरफ ये टैरिफ्स वाला चल रहा है, एक तरफ ये है कि अभी ट्रम्प जो है ये 10 दिनों में दो तीन काम तो अच्छे हुए ना, जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तेजी के साथ आगे पीछे दाएं बाएं। लेकिन एक तो ये जहाज में क्या हुआ, ये क्या मामला है कि एन टपक गए 2 जहाज, एक टप करके नीचे पोटोमिक के अंदर गिर गई, ये क्या था? और वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ, डीप स्टेट थी, कौन थे, क्या थे, सर पैर पर, अभी तो देखे ना ये हादसा कभी भी इस तरह से नहीं होते। और वो कह रहे हैं कि जब खुद ट्रम्प कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा था तो उसमें तो मैक्सिको के या किसी दूसरे मुल्क के लोग नहीं थे ना, वो तो उनके पुराने और वो पायलट जिनको जो 12th बटालियन। फिर दूसरी बात ये है कि ये डीप सीक सर पे आ गया। तीसरा ये है कि वो जो है वो ये रिपोर्ट पेंटागन की आ रही है। चौथा ये है कि इसराइल के साथ क्या मामला तय हुआ है, ये नेतन्याहू जाएगा तो अब क्या बात करेगा वहाँ जाकर, आयरन डोम की तैयारी वहाँ शुरू करें अमेरिका। वो कह रहे हैं वेपन सारे इधर, अमेरिका फर्स्ट, मैं इसराइल का नहीं हूँ वजीर आजम। और स्टीव विटकॉफ ने जाके वो सारा मामला हल करवा दिए। बिल्कुल आप ये देखें कि ये सिनेरियो ऐसा डेवलप हो रहा है जहाँ अगली मूवमेंट में क्या होगा, कैसे होगा, दुनिया की मार्केट्स, ऑयल, क्या ये हादसा था, क्या इसको ट्रंप हादसे के तौर पे ले रहे हैं या ट्रंप इसको कुछ और समझ रहे हैं जो बार बार वो ट्वीट कर रहे हैं। एक बेचैनी सी है, तो इस बेचैनी में बड़े ग्लोबल इवेंट्स और रीजनल इवेंट्स इतने अहम हैं कि उसमें मुज़ाकराती टीम क्या इंतज़ार करेगी रात 12 बजे तक, या कल क्या करेगी, परसों क्या, ये इस इश्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल का ख़त्म होना लाजिम है, वो ख़त्म नहीं होगा तो माशी टर्मोइल और उसके नतीजे में सिक्योरिटी चैलेंजेस और फॉरेन पॉलिसी और आपका जो सोशल अनरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। और ये सारी चीज़ें मुतासर हो रही हैं एक ही वक्त में। और बुनियाद सबकी ये है कि जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी मुल्क में नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो उसके नतीजे में मामला सारे इस अरेंजमेंट के बस से तो बाहर है कि ये अरेंजमेंट कुछ भी डिलीवर कर पाएगी। बाकी हम देखते हैं कि अब क्या होता है।